हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू के ऑलराउंडर चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम नरेशन के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने टेंस के बारे में चर्चा की थी। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उसको देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम नरेशन के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको टेंस नहीं मालूम है तो आपको पहले उस वीडियो को देखना होगा, उसके बाद आप नरेशन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। फिलहाल यहाँ पर हम नरेशन के बारे में चर्चा करेंगे, तो आप लोग बने रहेगा वीडियो के अंत तक। तो आइए दोस्तों, हम आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है नरेशन। तो हम पहले बात कर लेते हैं कि नरेशन होता क्या है, उसके कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। तो नरेशन क्या होता है? द आर्ट ऑफ रिपोर्टिंग द वर्ड्स ऑफ ए स्पीकर इज कॉल्ड नरेशन। मतलब कि किसी की कही हुई बात को हम दूसरों को किस प्रकार से बताते हैं उसे ही नरेशन कहते हैं। कहने का मतलब जो किसी ने हमसे बात कही उसको हम किसी दूसरे से किस प्रकार से बताते हैं, हाउ टू एक्सप्लेन टू अनदर, उसको हम किस प्रकार से किसी दूसरे को बताते हैं, वही हमारा जो होता है नरेशन कहलाता है। एक बार फिर से डिफरेंस इसका आप लोग सुन लीजिए, इसको आप लोग कहीं नोट कर लीजिए, साथ में कापी पे लेकर जरूर बैठिए, क्योंकि आप नोट्स अगर बनाएंगे तो आपके रिविजन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पर एक बार डेफिनेशन फिर से सुन लीजिए नरेशन का। नरेशन क्या होता है? तो द आर्ट ऑफ रिपोर्टिंग द वर्ब, द आर्ट ऑफ रिपोर्टिंग द वर्ड्स ऑफ स्पीकर इज कॉल्ड नरेशन। किसी की कही हुई बात को हम दूसरों को किस प्रकार से बताते हैं उसे नरेशन कहते हैं। तो ये तो हो गया कुछ सम इंट्रोडक्शन अबाउट नरेशन। नरेशन क्या होता है उसके बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया। अब हम आज के इस वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे इसके बारे में आपको हम बता दे रहे हैं यहाँ पर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ नरेशन, नरेशन के कितने प्रकार होते हैं। फिर दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा असर्टिव सेंटेंस, मतलब कि नरेशन का जो असर्टिव सेंटेंस होता है उसके बारे में चर्चा की जाएगी। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फिर ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, उसके बाद यहाँ पर इम्परेटिव सेंटेंस, उसके बाद हम बात करेंगे रूल्स ऑफ कन्वर्टिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, मतलब कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बदलने के क्या नियम हैं उनके बारे में चर्चा की जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पर चर्चा करेंगे 7वें पॉइंट में रूल्स ऑफ चेंजिंग ऑफ वर्ब और टेंस, मतलब कि क्रिया और जो टेंस में चेंज किस प्रकार से किया जाता है उन नियमों के बारे में चर्चा करेंगे। और यहाँ पर हम करेस्पॉन्डिंग चेंज के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम एक्सेप्शनल केसेस कुछ होते हैं नरेशन में भी, हमारे कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो कि एक्सेप्शन मतलब अपवाद होते हैं, जिनका ग्रामर में अपवाद स्वरूप अध्ययन किया जाता है, तो उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। उसके बाद हम सम अदर स्मॉल चेंजेस के बारे में चर्चा करेंगे, मतलब कि जो कुछ बहुत छोटे छोटे चेंज होते हैं उनके बारे में यहाँ पर चर्चा की जाएगी नरेशन में। फिर हम यहाँ पर आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पर आपको कराएंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो आज के इस वीडियो में इन सभी टॉपिक्स के बारे में चर्चा होने वाली है। तो आपसे आग्रह करूंगा कि आप लोग वीडियो को अंत तक देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और चैनल पर अभी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रही सबसे पहले। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ नरेशन, नरेशन के कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नरेशन दो प्रकार का होता है। देयर आर टू टाइप ऑफ नरेशन, फर्स्ट इज डायरेक्ट स्पीच एंड सेकंड इज इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पर नरेशन दो प्रकार का होता है। पहला होता है डायरेक्ट स्पीच, जिसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है। तो देयर आर टू वेज टू कन्वे ए मैसेज, यहाँ पर आप इसको पढ़िए। देयर आर टू वेज टू कन्वे ए मैसेज ऑफ ए पर्सन, मतलब कि किसी व्यक्ति से हम किसी मैसेज को कहने के लिए हमारे पास दो रास्ते होते हैं। तो आर द वर्ड स्पोकन बाय पर्सन टू अनदर पर्सन, किसी व्यक्ति के से कहने या किसी दूसरे व्यक्ति को हम अपनी बात बताने के लिए हमारे पास दो माध्यम होते हैं, जिसमें पहला माध्यम होता है डायरेक्ट स्पीच का, दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच का। तो यहाँ पर हम एक एक कर चर्चा करेंगे कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से आपको आपकी तैयारी कराई जा रही है इंग्लिश ग्रामर की। इसका टेंस का जो है, टेंस के लिए बेसिक जानकारी मैंने वहाँ पर आपको 3 वीडियो के अंतर्गत मैंने टेंस का सभी जितना कुछ होता है सब कुछ बता रखा है। तो वहाँ पर आप जाकर सर्च कर सकते हैं टेंस बाय के ऑलराउंडर चैनल यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा, या फिर आप हमारा प्लेलिस्ट खोलिए, प्लेलिस्ट में हमारा टेंस का प्लेलिस्ट दिया गया है, वहाँ पर आप जाकर पहले टेंस को देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो। फिलहाल यहाँ पर हम बात करेंगे कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। तो डायरेक्ट स्पीच इफ द सेंटेंस स्पोकन बाय द स्पीकर इज रिटन विदाउट एनी चेंज, कहने का मतलब है इफ द सेंटेंस स्पोकन बाय द स्पीकर इज रिटन विदाउट एनी चेंज, मतलब कि अगर बोले गए वाक्य को किसी बिना
बदलाव के, मतलब बिना किसी बदलाव के लिख दिया जाता है तो डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। फिर यहाँ पर कहा गया है कि इट इज सेड टू बी डायरेक्ट स्पीच, मतलब कि वो डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम देखें अगर, फॉर एग्जाम्पल कि मीना सेड मदर प्लीज गिव मी सम शुगर, तो जो मीना सेड और मदर प्लीज गिव मी सम शुगर है, तो मीना सेड यहाँ पर हमारा हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। जो इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब होता है हमारा। इसके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको मैं हिंट पहले ही दे रहा हूँ। तो मीना सेड हमारा रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, और मदर प्लीज गिव मी सम शुगर जो है हमारा रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर आया। तो ये जो हमारा लिखा हुआ है ये डायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत आएगा। अब हम बात करें कि इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। तो इनडायरेक्ट स्पीच मतलब इफ़ द सेंटेंस स्पोकन बाय द स्पीकर, मतलब अगर कोई वाक्य स्पीकर के द्वारा बताई जाती है, कही जाती है, और उसको हम किसी बदलाव के साथ लिखते हैं, इज रिटन विद एनी चेंज, हम किसी बदलाव के साथ उसको हम लिखते हैं, मतलब जो कही गई बात होती है, वक्ता के द्वारा जो कही गई बात होती है उसको हम हूबहू नहीं लिखते हैं, कोई उसमें हम बदलाव करते हैं, तो उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत रखते हैं। इट सेड टू बी इनडायरेक्ट स्पीच, तो हम इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें, मीना आस्क्ड हर मदर टू गिव हर सम शुगर, इसी को यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच के रूप में लिखा गया है। जो हमारा यहाँ पर था डायरेक्ट स्पीच में मीना सेड मदर प्लीज गिव मी सम शुगर, इसी को यहाँ पर अपनी तरफ से कुछ जोड़कर यहाँ पर बताया गया है, जिसको इनडायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत रखा गया है। यहाँ पर बता दिया गया है एग्जाम्पल के तौर पर, मीना आस्क्ड हर मदर टू गिव हर सम शुगर। तो ये हो गया इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच का कैसे होता है स्ट्रक्चर, मतलब कि क्या होता है, डिफरेंस सब कुछ मैंने यहाँ पर आपको बताया। अब हम बात करते हैं कि असर्टिव सेंटेंस जो होता है उसका हम नरेशन कैसे बनाते हैं। तो जैसे असर्टिव सेंटेंस में अगर हमारा एग्जाम्पल है कि ही सेज आई वर्क हार्ड, ही सेज आई वर्क हार्ड, ये डायरेक्ट स्पीच हमारा है कि उसने कहा कि मैं कड़ी मेहनत करता हूँ, ये डायरेक्ट स्पीच है। तो इसको हम अब इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, तो इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा हमारा ही सेज दैट ही वर्क्स हार्ड, ये हमारा इनडायरेक्ट हो गया। हमारा ही सेज था रिपोर्टिंग वर्ब, फिर इसके बाद आई वर्क हार्ड रिपोर्टिंग स्पीच है, ये चीज़ आपको पता होगी ऐसा है। तो हमारा यहाँ पर इनडायरेक्ट में ही सेज वैसे ही लिख दिया गया क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा जो है प्रेजेंट टेंस में है। इन सभी के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेनेशन करूँगा मैं, यहाँ पर आपका डिस्क्राइब यहाँ पर होगा अच्छे तरीके से, लेकिन यहाँ पर पहले एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। फिर यहाँ पर दैट लगा गया, इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट लगा दिया गया है, ही सेज दैट। अब आई के स्थान पर यहाँ पर ही लिख दिया गया, क्योंकि आई जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, और इस एक नियम होता है सन का नियम, यस ओ एन सब्जेक्ट, यस ओ एन 1 2 3, मतलब कि हमारा जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होगा वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सेकंड पर्सन का जो प्रोनाउन होगा वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और थर्ड पर्सन का जो प्रोनाउन होगा वो उसमें कोई चेंज नहीं होगी। उसको यस ओ एन फार्मूले के नाम से जाना जाता है, 1 2 3 या 1 बटे तो यस ओ एन बटे 1 2 3 भी बहुत लोग उसको कहते हैं। तो उसके हिसाब से जो प्रोनाउन हमारा है आई को चेंज कर दिया गया ही। फिर चूँकि हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, तो यहाँ पर ही वर्क्स कर दिया गया, ही वर्क्स हार्ड, मतलब वो कहती है कि वह कड़ी मेहनत करता है। तो ये हमारा हो गया असर्टिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच, इस तरीके से बनता है। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का असर्टिव सेंटेंस कैसे होता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का असर्टिव सेंटेंस जैसे कहा जाए आर यू कमिंग हमारा हो गया डायरेक्ट स्पीच, क्या तुम आ रहे हो, आर यू कमिंग डायरेक्ट स्पीच। अगर हम इसको अब इनडायरेक्ट में बदलें, तो इनडायरेक्ट में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर पहले कहेंगे ही आस्क्ड मी वेदर आई वाज कमिंग, ये हमारा होगा इनडायरेक्ट स्पीच। ही आस्क्ड मी वेदर आई वाज कमिंग, ये हमारा हुआ इनडायरेक्ट स्पीच। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। तो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस जैसे कहा जाए कि लिव लॉन्ग द किंग, ये हो गया डायरेक्ट स्पीच कि हमारे राज्य की उम्र लंबी हो, लिव लॉन्ग द किंग, डायरेक्ट स्पीच। अब इसको अगर इनडायरेक्ट में बदलना हो तो हम कहेंगे दे प्रेयर्ड दैट द किंग, मतलब उन्होंने भगवान से प्रार्थना की दैट द किंग माइट लिव लॉन्ग, कि राजा लंबे समय तक जीवित रहें। तो ये हमारा हो गया इनडायरेक्ट स्पीच।
अब हम यहाँ पर इम्पेरेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेंटेंस क्या होते हैं, यहाँ पर सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस ये कैसे होते हैं, यहाँ पर नरेशन में कैसे लिखा जाता है, इसको चेंज किस प्रकार से किया जाता है, चेंज करने के नियम क्या हैं, ये अभी आपको आगे वीडियो में बताया जाएगा। आप वीडियो में बने रहिएगा एंड तक, वीडियो को बीच के पर कर बिल्कुल भी मत जाइए, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर इम्पेरेटिव सेंटेंस कैसे होता है, अगर ही सेड टू मी गो अवे, इस तरीके से अगर वाक्य है तो आप समझिए इम्पेरेटिव सेंटेंस ये है। तो इसको हम इंडायरेक्ट में अगर बदलेंगे तो ही सेड टू मी के स्थान पर हमारा हो जाएगा ही ऑर्डर्ड मी, क्योंकि ऑर्डर यहाँ पर दिया गया है, गो अवे जो है ये ऑर्डर हमारा यहाँ पर शो कर रहा है। तो ही ऑर्डर्ड मी, सेड टू को ऑर्डर में बदल दिया गया है, ही ऑर्डर्ड मी टू लगा दिया गया है इन्वर्टेड कामा को हटाकर, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कामा को हटाकर टू लगाया जाता है। तो ही ऑर्डर्ड मी टू गो अवे, ये हमारा हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। अब हम यहाँ पर रूल्स फॉर कन्वर्टिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के जो नियम हैं उनके बारे में यहाँ पर हम आपको विस्तृत रूप से बताने वाले हैं। तो आप लोग इसको एंड तक देखना। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे, पहला हमारा पॉइंट है कन्वर्टिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच का पहला रूल हमारा यहाँ पर है कि कामा एंड इन्वर्टेड कामा। कामा हमारा इस तरीके से होता है, साइन आप लोग देख लीजिए कामा का कैसा साइन होता है, एक कामा रहेगा उसको हम कामा कहेंगे, और डबल हमारा रहेगा उसको इन्वर्टेड कामा कहेंगे। तो कामा एंड इन्वर्टेड कामाज आर रिमूव एंड कंजक्शन दैट इज यूज्ड व्हाइल चेंजिंग द सेंटेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच। कहा गया है कि कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा दिया जाता है और इसके स्थान पर हम दैट का प्रयोग करते हैं जब वाक्य को इनडायरेक्ट में बदलना होता है, व्हाइल चेंजिंग द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ये सब हम कब करते हैं, जब हमें वाक्य को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना होता है, तब हम कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाकर वहाँ उसके स्थान पर दैट लगा देते हैं। ये हो गया पहला नियम। अब हम बात करेंगे दूसरे नियम के बारे में। दूसरा नियम क्या कहता है कि चेंज इन प्रोनाउन। दूसरा नियम हमारा प्रोनाउन में कैसे बदलाव होता है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो द प्रोनाउन अगर सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच इज चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस सम टाइम द प्रोनाउन मे नॉट चेंज। कहा गया है यहाँ पर कि रिपोर्ट किए गए भाषण के सर्वनाम, मतलब कि सब्जेक्ट मतलब विषय जो है, तो रिपोर्ट किए गए भाषण के विषय को रिपोर्टिंग क्रिया या वस्तु के सर्वनाम के अनुसार बदल दिया जाता है। मतलब कि उसके सर्वनाम के अनुसार बदला जाता है, जो हमारे रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग हमारा रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट होता है उसको चेंज किया जाता है। ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। और कभी कभी सर्वनाम नहीं भी बदलता है। कब नहीं बदलता है, अगर हमारा जो वहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच में अगर हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा वो थर्ड पर्सन का रहेगा, तब हमारा नहीं बदलेगा। ये दूसरा पॉइंट कहा गया है। अब हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट के बारे में। द प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच इज आई। The pronoun of reporting speech is I, which will be changed in indirect speech into the pronoun subject of the reporting verb, that is he। कहा गया है कि रिपोर्ट किए गए भाषण का सर्वनाम अगर आई है जिसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदल दिया जाएगा, जो कि ही रिपोर्टिंग क्रिया के सर्वनाम के विषय में बदला जाएगा। मतलब आई को हम ही के अनुसार बदलेंगे। आई अगर हमारा रहेगा रिपोर्टिंग स्पीच में प्रोनाउन, तो उसको हम सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। ये चीज़ इसमें बताई गई है। अब हम यहाँ पर आपको और बताते हैं कि रूल ऑफ चेंज ऑफ वर्ब और टेंस, मतलब कि क्रिया और टेंस में कैसा बदलाव होता है, इन नियमों के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। आशा उम्मीद है कि आपको ऊपर वाले नियम दोनों समझ में आए होंगे। 3 नियम जो थे एक बार फिर से मैं आपको रिवीजन करवा दूं। यहाँ पर पहले पॉइंट में बताया गया है, पहला रूल इसका होता है कि इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट लगा दिया जाता है। फिर दूसरा यहाँ पर नियम बताया गया है कि जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच में जो हमारा प्रोनाउन होता है, तो रिपोर्टिंग स्पीच का जो प्रोनाउन होता है रिपोर्टिंग वर्ब के प्रोनाउन के अनुसार बदलता है, और थर्ड पर्सन का अगर प्रोनाउन रहेगा तो नहीं बदलेगा। और फर्स्ट और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है, तो अगर फर्स्ट पर्सन का हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच में प्रोनाउन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। और अगर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, जैसे यू, अगर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू हमारी रिपोर्टिंग स्पीच में है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है दूसरे पॉइंट में।
अब हम तीसरा पॉइंट हमारा यहाँ पर कहा गया है कि जो आई होता है, आई हमारा होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार ही बदलता है, क्योंकि आई हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। और जो नियम मैंने आपको पहले बताया एस-ओ-एन का फार्मूला, एस-ओ-एन जो हमारा 1 2 3 होता है, उसी के हिसाब से बताया गया है कि आई हमारा सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। जैसे आई अगर सब्जेक्ट हमारा वहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट ही है तो आई रिपोर्टिंग वर्ब में, आई अगर रिपोर्टिंग स्पीच का आई होगा वो कन्वर्ट करके ही में बदल जाएगा। ये चीज़ इसमें बताई गई है। अब हम यहाँ पर कि वर्ब और टेंस में कैसे बदलाव होते हैं, कौन से नियम के अंतर्गत बदलाव होते हैं, इस चीज़ के बारे में यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर हम पहले रूल के बारे में बात करेंगे। रूल नंबर फर्स्ट, इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज गिवन इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस देन देयर विल बी नो चेंज इन द वर्ब और टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। कहा गया है कि अगर हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में दिया गया हो, बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा, जो रिपोर्टिंग वर्ब है अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में दिया गया होगा तो उसके रिपोर्टिंग स्पीच जो हमारा होगा, तो रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब और टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो हम रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब और टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। पहला नियम हमारा ये कह रहा है। यहाँ पर आप लोग इसको नोट करते चलिए। यदि रिपोर्टिंग क्रिया वर्तमान या भविष्य काल में दी गई हो तो रिपोर्ट के या भाषण की क्रिया या काल में कोई बदलाव नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, अगर जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर पहले लें, द टीचर सेज हमारा जो है ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। फिर इसके अंदर जो इन्वर्टेड कामा के अंदर जो बात कही जाती है वो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच होता है। तो यहाँ पर द रिपोर्टेड वर्ब है और गायत्री परफॉर्म्स ऑन द स्टेज, ये हमारा हो गया रिपोर्टिंग स्पीच। तो यहाँ पर आशा है आपको रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच क्लियर हो गया होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है। जो इन्वर्टेड कामा के बाहर लिखा हुआ होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब हमारा होता है, और जो इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा गया होता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है। ये चीज़ आप क्लियर कर लें यहीं पर, नहीं तो आगे आपको परेशानी पड़ेगी। तो ये हमारा अगर ये है तो इसको हम कैसे डायरेक्ट इसमें बदलेंगे, वर्ब और टेंस में परिवर्तन करते हुए। तो आप यहाँ पर देखिए, द टीचर सेज है तो द टीचर सेज ही हम लिख देंगे। उसके बाद पहले ही नियम पर चर्चा की गई कि काबा को हटाकर, काबा और यूनियन काबा को हटाकर हम दैट लगाते हैं, तो द टीचर सेज दैट लगा दिया गया है। फिर गायत्री हमारा थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, तो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में हम एस-ओ-एन फार्मूला के अंतर्गत, एस-ओ-एन 1 2 3 जो हमारा फार्मूला होता है उसके अंतर्गत जो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होता है उसको नहीं बदला जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर की गई है, गायत्री को गायत्री में उतार दिया गया है ऐसे ही। तो द टीचर सेड दैट गायत्री परफॉर्म्स, चूँकि हमारा अब इसके वर्ब में या टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ दैट लगा कर वैसे ही सेंटेंस को उतार दिया जाएगा पूरा का पूरा, क्योंकि हमारा यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब जो है रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में बिकॉज़ देयर इज द रिपोर्टिंग वर्ब इज प्रेजेंट टेंस देन देयर इज नो एनी चेंज इन रिपोर्टिंग स्पीच इन वर्ब और टेंस। तो यहाँ पर द टीचर सेड दैट गायत्री परफॉर्म ऑन द स्टेज ऐसे ही उतार दिया जाएगा, सिर्फ यहाँ पर इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट लगा दिया जाएगा बस, और कुछ यहाँ पर चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब है रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा। वर्ब रिपोर्टिंग स्पीच के क्रिया वर्ब या टेंस में कोई चेंज नहीं होगा अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है। तो आशा और उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब हम यहाँ पर रूल नंबर 2 के बारे में, रूल नंबर 2 के बारे में चर्चा करते हैं कि रूल नंबर 2 हमारा क्या कहता है वर्ब और टेंस के चेंज में। तो वर्ब और टेंस के चेंज नंबर 2 है कि इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज गिवन इन पास्ट टेंस, अगर हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में आया हो या दिया गया हो, तो देन द टेंस ऑफ वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, मतलब जो अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दिया गया होगा तो हमारा जो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस होता है, तो रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस हमारा चेंज होगा करस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस, मतलब पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगा। जैसे यहाँ पर यदि रिपोर्टिंग क्रिया भूतकाल में दी गई हो तो रिपोर्ट की गई भाषण की क्रिया काल संबंधित करस्पॉन्डिंग भूतकाल में बदल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे बात करें कि द टीचर सेड आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो द टीचर सेड आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो द टीचर सेड
हमारा जो है ये रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में है, क्योंकि सैड यहाँ पर जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है और वर्ब की थर्ड फॉर्म ये सूचित करती है कि पास्ट टेंस है। तो द टीचर सेड आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, इसको हम अगर बदलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में तो इसके लिए हम यहाँ पर द टीचर सेड के स्थान पर हम लगा देंगे टोल्ड। सॉरी, यहाँ पर टोल्ड भी नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा जो है और आगे प्रोनाउन हमारा नहीं, जो कहते हैं ऑब्जेक्ट नहीं हमारा। जब ऑब्जेक्ट रहेगा तो हम सेड को टोल्ड में बदलेंगे। तो इस द टीचर सेड दैट, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लगाया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं द टीचर सेड दैट। अब आई को हम रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, क्योंकि आई हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। तो हम यहाँ पर कुछ भी मान सकते हैं, टीचर को ही भी मान सकते हैं और सी भी मान सकते हैं। चलिए हम सी ही मान लेते हैं। तो द टीचर सेड दैट सी वाज, आई के स्थान पर वाज हो गया, एक करेस्पॉन्डिंग टेंस के अनुसार चेंज हुआ है। जैसे यहाँ पर आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर जो है ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है और इसको जब चेंज करेंगे तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज होगा। तो दैट लगा दीजिएगा, द टीचर सेड दैट। आई को सी में बदल दिया जाएगा, फिर सी वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर, ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, पास्ट टेंस में हमारा स्पीच चेंज हो गया। तो ऐसे ही होता है इसका चेंज। यहाँ पर आप लोग इस रूल को देख लीजिए, करस्पॉन्डिंग चेंज जो होता है टेंस में करस्पॉन्डिंग चेंज कैसे होता है यहाँ पर आपको बताने की कोशिश की गई है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे हम बदलते हैं। प्रेजेंट टेंस होगा उसको पास्ट टेंस में बदलेंगे, जो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है उसको पास्ट सिंपल में बदलेंगे और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेंगे। पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट को हम पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलेंगे। अगर बिल हमारा रहेगा, बिल जो फ्यूचर को इंडिकेट करता है तो बिल को वुड में बदलेंगे कंडीशन के अनुसार, कैन को कुड में बदलेंगे, मे को माइट में बदलेंगे और मस्ट को हैड टू में बदलेंगे। और उसके बाद जो लास्ट होता है, लास्ट वाला सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा जो है वो प्रेजेंट या प्रेजेंट परफेक्ट या सिंपल फ्यूचर में है तो वहाँ पर हम इट डज नॉट नो चेंज, वहाँ पर कोई चेंज हम नहीं करेंगे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट या प्रेजेंट परफेक्ट या सिंपल फ्यूचर में है तो कोई चेंज नहीं होगा इनडायरेक्ट स्पीच में। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बढ़ते हैं आगे कि किस प्रकार से हम बात करते हैं चेंज करने की। यहाँ पर देख सकते हैं वही चीज़ बताई गई है। यहाँ पर भी सिंपल प्रेजेंट चेंज टू सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज टू पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट इनटू पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सिंपल पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन फ्यूचर टेंस बिल या सेल को हम वुड में चेंज करेंगे, कैन को हम कुड में और मे को हम माइट में चेंज करेंगे। अब हम कुछ एक्सेप्शनल केस भी होते हैं, अपवाद कारक भी होते हैं, उसको यहाँ पर हम बात करेंगे कि इनडायरेक्ट में जो एक्सेप्शनल केस हैं वो कैसे हम यहाँ पर बदलते हैं। तो एक्सेप्शन नंबर फर्स्ट की अगर बात करें तो पहला हमारा एक्सेप्शन यहाँ अपवाद है कि इफ रिपोर्टिंग स्पीच है यूनिवर्सल ट्रुथ, मतलब हमारा अगर रिपोर्टिंग स्पीच जो है यूनिवर्सल ट्रुथ है, अगर हमारा जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो यूनिवर्सल ट्रुथ या सार्वभौमिक सत्य है अथवा हैबिचुअल फैक्ट या आदतन कोई तथ्य बताई गई है तो वहाँ पर हम टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अगर रिपोर्टिंग स्पीच जो है वहाँ पर अगर रिपोर्टिंग स्पीच में यूनिवर्सल ट्रुथ या हैबिचुअल फैक्ट के बारे में चर्चा की गई हो तो वहाँ पर उसके टेंस में कोई चेंज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल देखें, अगर फॉर एग्जाम्पल आवर टीचर सेड द अर्थ इज राउंड, मतलब कि हमारे शिक्षक ने कहा पृथ्वी गोल है। आवर टीचर सेड द अर्थ इज राउंड, तो जो पृथ्वी गोल है सब लोगों को पता है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि पृथ्वी गोल है। तो इसमें हम इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, हो ऐसे हम लिख देंगे ज्यों का त्यों उसको। तो दैट आवर टीचर सेड हम लिखेंगे आवर टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड, उसी प्रकार से उतार देंगे, सिर्फ कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट का प्रयोग किया गया है और सब ऐसे हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो ये पहला एक्सेप्शन है कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ या हैबिचुअल फैक्ट को बता रही है तो उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, पहला हमारा एक्सेप्शन। अब हम एक्सेप्शन सेकंड के बारे में चर्चा करते हैं। एक्सेप्शन हमारा सेकंड कह रहा है कि इफ रिपोर्टिंग स्पीच हैज पास्ट हिस्टोरिकल फैक्ट, अगर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो किसी ऐतिहासिक तथ्य के बारे में बता रहा है तब भी हम वहाँ पर देयर इज नो चेंज इन द टेंस, तब भी हम वहाँ पर टेंस में उसके कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, आवर टीचर सेड अशोक लेफ्ट
वार आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कलिंगा। मतलब कि हमारे शिक्षक ने कहा कि अशोक ने कलिंग की विजय के बाद युद्ध छोड़ दिया। तो ये हमारा जो है ये हिस्टोरिकल फैक्ट यहाँ पर बताया जा रहा है, ऐतिहासिक तथ्य यहाँ पर बताया जा रहा है। इसलिए इसके रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन यहाँ पर नहीं करेंगे, ज्यों का तो हम यहाँ पर इसे उतार देंगे। जैसे अवर टीचर सैड, सिर्फ इन्वर्टेड कामा और कामा को हटाकर दैट लगा दिया जाएगा और वैसे का वैसे यहाँ पर ज्यों का त्यों लिख दिया जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में भी। तो अवर टीचर सैड दैट अशोक लेफ्ट वार आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कलिंग, ऐसे हम लिख देंगे। तो ये हमारा होगा सेकंड एक्सेप्शन इन नरेशन। अब हम एक्सेप्शन नंबर 3 के बारे में चर्चा करेंगे। आप लोग बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, क्योंकि मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस प्रकार से वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं मिली होगी, जिस प्रकार से मैं आपको विद नोट्स आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ। एक्सेप्शन 3 हमारा है, इफ रिपोर्टिंग स्पीच हैज टू एक्शन टू बी हैपनिंग एट द टाइम व्हेन देयर इज नो चेंज इन टाइम। मतलब कि टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है जब रिपोर्टिंग स्पीच में एक समय में 2 क्रियाएं हो रही होती हैं। अगर एक ही समय में 2 क्रियाएं होती हैं तब भी हम रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल हम अगर देखें, ही सेड माई वाइफ वाज मेकिंग लंच व्हेन आई वाज स्टडीइंग। इसमें कहा गया है कि उसने कहा कि जब मैं पढ़ रहा था तब मेरी पत्नी दोपहर का भोजन बना रही थी। ये दोनों काम एक साथ ही हो रहे हैं। तो जब दोनों काम एक ही साथ हो रहे हैं तब हम उसके रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस में कोई हम चेंजिंग नहीं करेंगे, जो का तो हम उतार देंगे। तो हम लिखेंगे ही सेड दैट हिज वाइफ, सिर्फ प्रोनाउन में परिवर्तन होगा, माई के स्थान पर हिज हो जाएगा, क्योंकि माई हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो ही सेड दैट हिज वाइफ वाज मेकिंग लंच when she was studying, यहाँ पर सी के स्थान पर ही होगा, क्योंकि जो वाइफ है वो यहाँ पर फीमेल है, और तो ये जाहिर सी बात है कि वहाँ पर एक मेल भी होगा। तो यहाँ पर आई के स्थान सी के स्थान पर ही होना चाहिए था, वैसे यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है। तो ही सेड दैट हिज वाइफ वाज मेकिंग लंच व्हेन सी वाज स्टडीइंग, इनडायरेक्ट स्पीच बन गया, क्योंकि उसने बताया कि जब वह पढ़ रहा था तो उसकी पत्नी खाना बना रही थी। ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। तो ये एक्सेप्शन हमारा 3rd हुआ। अब हम एक्सेप्शन नंबर 4 के बारे में चर्चा करते हैं कि एक्सेप्शन हमारा 4th क्या होता है। तो इफ रिपोर्टिंग स्पीच हैज सम इमेजिन्ड कंडीशन देन देयर इज नो चेंज इन द टेंस। अगर काल्पनिक हो कुछ, अगर रिपोर्टिंग स्पीच में कुछ इमेजिन कंडीशन हो या काल्पनिक हो, काल्पनिक सिचुएशन के बारे में बात की गई हो, तब भी हम उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं रिपोर्टेड स्पीच में। फॉर एग्जांपल कहा जाए, ही सेड इफ आई वर रिच आई वुड हेल्प मी। अगर यहाँ पर कहा जाए कि उसने कहा कि अगर मैं अमीर होती तो मैं उसकी मदद करती, यहाँ पर एक कल्पना की गई है, इसलिए यहाँ पर इसके रिपोर्ट स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, जो का त्यों हम ऐसे लिख देंगे। जैसे कहा जाए, ही सेड इफ आई वर रिच आई वुड हेल्प हिम, तो इसको हम बदलेंगे अगर, तो इसको बदलने के लिए हम लिख देंगे ही सेड दैट इफ सी वर रिच सी वुड हेल्प हर, जो कहते हैं हम लिख देंगे, सिर्फ इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट लिख देंगे। बढ़ते हैं अगले एक्सेप्शन की तरफ। एक्सेप्शन नंबर हमारा 5th है कि इफ रिपोर्टिंग स्पीच कंटेंट है 3rd फॉर्म टू इन्फिनेटिव एंड वुड कुड शुड मस्ट माइट आउट टू इट इज सी देन देयर इज नो चेंज इन द टेक्स्ट। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में 3rd फॉर्म में है, तीसरे फॉर्म में है, क्रिया का 3rd फॉर्म अगर होता है, या रिपोर्टिंग स्पीच में क्रिया का 3rd फॉर्म होता है, टू इन्फिनेटिव होता है, वुड कुड शुड मस्ट माइट आउट आदि होते हैं, तो टेंस में कोई बदलाव नहीं होता है। ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। फॉर एग्जाम्पल हम अगर बात करें, ही सेड टू मी यू शुड ओबे योर एल्डर्स, ही सेड टू मी यू शुड ओबे योर एल्डर्स, तो इसमें हम इसके रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, ज्यों का त्यों हम लिख देंगे, कामा को हटाकर दैट लगा देंगे। ही सेड टू बी, यहाँ पर चूंकि अब ऑब्जेक्ट आ चुका है यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में, तो जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो हम सेड को टोल्ड में लिख देंगे। तो ही टोल्ड मी दैट, यू को अब हम ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, तो यू हमारा हो जाएगा आई, मी के हिसाब से चेंज होगा। तो ही टोल्ड मी दैट आई
शुड ऑबे माई एल्डर्स ऐसे लिख दिया जाएगा। कोई चेंज यहाँ पर नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर शुड आ चुका है और अभी अभी तुरंत यहाँ पर नियम में आपको बताया गया कि इफ रिकॉर्डिंग स्पीच कंटेन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब टू इंफिनिटिव एंड वुड शुड मस्ट माइट आउट etc देन देयर इज नो चेंज इन द टेंस। तब हम वहाँ पर टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अगर ये सब आते हैं शुड वुड मे माइट मस्ट ये सब आते हैं तो कोई चेंज नहीं होगा। इसी तरह से यहाँ पर लिख दिया जाएगा। अब हम कुछ सम स्मॉल चेंजेस के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि कुछ और स्मॉल चेंज होते हैं इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हुए। तो यहाँ पर चार्ट यहाँ पर आप लोग इसके साथ इसका ले लीजिए। यहाँ पर हम कैन को कुड में बदलते हैं इनडायरेक्ट में, मे को माइट में बदलते हैं, सेल को शुड या वुड में बदलते हैं, बिल को वुड में बदलते हैं, कम को गो में बदलते हैं। और नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट ईयर कहा जाए तो द फॉलोइंग वीक या द फॉलोइंग ईयर लिख देंगे हम। लास्ट वीक या लास्ट ईयर के बारे में बात की जाए तो लास्ट वीक या लास्ट ईयर को हम लास्ट को हम प्रीवियस में बदलते हैं, नेक्स्ट को हम फॉलोइंग में बदलते हैं। ये दो चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि लास्ट अगर आए तो हम प्रीवियस में बदलेंगे और नेक्स्ट आए तो फॉलोइंग में बदलेंगे। उसके बाद एगो को हम बिफोर में बदलेंगे, दिस को दैट में बदलेंगे, दीज को दोज में बदलेंगे, टू नाइट को दैट नाइट में बदल देंगे, मस्ट को हैड टू या मस्ट ही रहने देंगे। मस्ट जब हम रह देंगे जब कोई फैक्चुअल ट्रुथ होगा, कोई फैक्चुअल ट्रूथ होगा तो हम मस्ट को मस्ट ही रहने देंगे, अन्यथा हम मस्ट को हैड टू में बदल देंगे। फिर यहाँ पर एगो को बिफोर में बदलेंगे, दस को सो या दैट वे में बदलेंगे, हियर को देयर में बदलेंगे, टू डे को दैट डे या यस्टरडे में बदलेंगे, टुमारो को हम द नेक्स्ट डे में बदल देंगे, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में बदलेंगे, लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट। आप लोग इसके साथ इसका लेते चलिए। लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट, the day before yesterday, 2 days before, the day after tomorrow, in 2 days of time, hence, thence, now, then। तो इतने कुछ स्मॉल चेंजेस थे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते हुए, तो जिनका मैंने यहाँ पर आपके साथ समझ डिस्कशन किया। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर ये वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। तो ये सब चेंज होते रहेंगे। अब हम यहाँ पर आपको कुछ बताते हैं एक्सरसाइज भी। एक्सरसाइज भी यहाँ पर आपको हम करवाया दे रहे हैं साथ में कि आपका जो पूरा का पूरा डाउट है यहाँ पर क्लियर हो जाए। आज के बाद आपको नरेशन पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। अगर आपने अभी तक वीडियो में बने रहे हैं तो आपको ये फ़ायदा मैं देने वाला हूँ कि ऐसा मैं यहाँ पर आपको एक्सरसाइज करवाऊँगा कि आपको दोबारा कहीं पर भी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए हम ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट न करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कहा गया है, नैसी सैड आई में लीव टुमारो। नैसी सैड आई में लीव टुमारो। तो इसको हम अगर इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो हम लिखेंगे नैसी सैड दैट। नैसी सैड दैट क्योंकि इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट लगा दिया गया है कंजक्शन के रूप में। तो नैसी सैड दैट सी माइट, आई को हटाकर सी यहाँ पर सब्जेक्ट के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार आई को चेंज किया गया है तो सी हो जाएगा क्योंकि नैसी हमारा फीमेल है। तो नैसी सैड दैट सी माइट लीव द नेक्स्ट डे। ये हमारा बन गया पहला क्वेश्चन का पहला इनडायरेक्ट स्पीच। दूसरा है कि नैसी सैड दैट द माइट लीव टुमारो। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, आप यहाँ पर मैंने पढ़ा नहीं था। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू रिपोर्टिंग स्पीच। तो यहाँ पर पहला ये क्वेश्चन पहला है नैसी सैड आई में लीव टुमारो। यहाँ पर ऑप्शन पहला है कि नैसी सैड दैट सी माइट लीव द नेक्स्ट डे। दूसरा कहा गया है बी ऑप्शन है कि नैसी सैड दैट सी माइट लीव टुमारो। और यहाँ पर सी ऑप्शन कह रहा है कि नैसी आस्क्ड इफ सी शुड लीव द नेक्स्ट डे। और यहाँ पर कोई फोर्थ ऑप्शन है ऑप्शन डी कि नैसी इन्फॉर्म मी टू लीव टुमारो। तो इसमें से आपको चूज बताना है कि कौन सा इसका आंसर जो होगा वो राइट होगा। तो इसका आंसर फर्स्ट ही होगा क्योंकि फर्स्ट ही यहाँ पर बैठ रहा है। नैसी सैड दैट सी माइट लीव द नेक्स्ट डे। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट होगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है कि सेकंड है कि केशव सैड रीता इज बिजी राइट नाउ। केशव सैड रीता इज बिजी राइट नाउ ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है। तो इसका क्या होगा इनडायरेक्ट स्पीच। ऑप्शन फर्स्ट है केशव सैड रीता वाज बिजी, केशव इन्फॉर्म दैट रीता वाज बिजी, केशव सैड रीता हैड बीन बिजी, केशव इन्फॉर्म दैट रीता इज बिजी। तो यहाँ पर मोस्ट सुटेबल ऑप्शन कौन सा होगा आपको यहाँ पर चूज कर बताना है।
तो यहाँ पर अगर हम बदलेंगे तो रीता केशव सेड को केशव सेड में ही या इन्फॉर्म में कर देंगे। तो केशव इन्फॉर्म हटाकर इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट लगाएंगे। केशव इन्फॉर्म दैट रीता वाज बिजी देन। तो यहाँ पर ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर फिट बैठ रहा है, तो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है द टीचर सेड यू आर सस्पेंडेड। द टीचर सेड यू आर सस्पेंडेड। ऑप्शन ए कह रहा है द टीचर इज क्लेम दैट आई एम सस्पेंडेड। ऑप्शन बी कह रहा है द टीचर इज क्लेम टू मी इज सस्पेंड। ऑप्शन सी कह रहा है टीचर इन्फॉर्म मी दैट आई वाज सस्पेंड। एंड ऑप्शन फोर्थ इज द टीचर इज क्लेम दैट ही वाज सस्पेंडेड। तो यहाँ पर इसका क्वेश्चन थर्ड का राइट आंसर होगा द टीचर इज क्लेम्ड दैट आई वाज सस्पेंडेड। द टीचर इज क्लेम्ड दैट आई वाज सस्पेंडेड। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला हमारा है ही सेड आई हैव बीन अ ग्रेट मेंटर। ही सेड आई हैव बीन अ ग्रेट मेंटर। और ऑप्शन कह रहा है ही सेड दैट ही हैड बीन अ ग्रेट मेंटर। ऑप्शन बी कह रहा है ही सेड दैट ही वाज ए ग्रेट मेंटर। ऑप्शन सी कह रहा है ही इज क्लेम दैट ही वाज ए ग्रेट मेंटर। ऑप्शन डी कह रहा है ही सेड दैट ही हैज बीन ए ग्रेट मेंटर। तो यहाँ पर किस तरीके से ये चेंज होगा? तो यहाँ पर देखिए जो रिपोर्टेड स्पीच है ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज होगा। तो ही सेड यहाँ पर आप देख सकते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जहाँ पर होगा उसी के रूप में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। ही सेड दैट ही हैड बीन अ ग्रेट मॉनिटर। ही हैड बीन अ ग्रेट मॉनिटर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो इसके आगे के जितने भी यहाँ पर एक्सरसाइज आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आशा है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपकी आज की ये क्लास आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर भी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विजिट अगेन इन दिस चैनल। आप लोग इसके बाद जो आने वाली है वीडियो जो कि नरेशन के एक्सरसाइज पर आधारित रहेगी उससे देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ पर हम पूरा एक्सरसाइज आपको करवाएंगे। कम से कम 50 क्वेश्चंस आपके लिए रहेंगे। तो आप लोग उस वीडियो को भी देखना। उसके बाद आपका जितना भी डाउट है नरेशन पर सब कुछ क्लियर हो जाएगा उस वीडियो को देखने के बाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विजिट इन दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।